पुलिस पे हमला देश पर हमला है। और ये कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। भारत के मुसलमानों को ये चीज़ अपने ज़हन में या अपने आने वाली पीढ़ियों के ज़हन में उतारनी होगी, ये समझाना होगा कि इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और वो किस चीज़ पर फंक्शन करता है और कैसे फंक्शन करता है। आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं, इसीलिए आप गलतियां करते हैं। पुलिस जो है देश के संप्रभुता सॉवरेंटी की रिप्रेजेंटेटिव है। वो देश की न्याय व्यवस्था को बचाए रखने का एक टूल है। ठीक है, वो अच्छी है या बुरी है या व्यक्तिगत रूप पे उसकी धार्मिक राय क्या है या पर्सनल व्यू क्या है, पॉलिटिकल व्यू क्या है, वो मायने नहीं रखती। चाहे वो इमीडिएट कॉज पर आपके साथ पक्षपात भी कर रहा हो या आपके साथ गलत भी कर रहा हो, तब भी वो भारत की संप्रभुता का रिप्रेजेंटेटिव है। आपको समझकर ही कुछ कदम उठाने चाहिए। आप लोग जो बोलते हैं ना कि संविधान की दुहाई देते हैं कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं, तो देखिए ये संविधान जो है, संविधान जो प्रतिपादित होता है या जो व्यवस्थित होता है, वो इन्हीं टूल्स के माध्यम से होता है। पुलिस के माध्यम से होता है और आर्मी के माध्यम से होता है या अलग अलग जो संवैधानिक बॉडी है उसके माध्यम से होता है। उस पर आप कभी भी कोई भी फिज़िकल वायलेंस नहीं कर सकते। अगर आप उस पर कोई फिज़िकल वायलेंस करते हैं तो वो हमला या वो वायलेंस संविधान के ऊपर हमला है या वायलेंस है। चाहे आपकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो या जो पुलिस है उसकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, ये मायने नहीं रखती। अगर कोई आपको वर्बली प्रॉब्लम क्रिएट करता है या वर्बली आपको टॉर्चर करता है या वर्बली आपके अधिकार को छीनने की कोशिश करता है, तो हम इतने आधुनिक दौर पे तो ज़रूर हैं कि हम एक वीडियो बना सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते हैं या एक केस दर्ज कर सकते हैं। हाँ, देश में संविधान तो है, मगर संविधान का जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे है। और आपको ये बात को स्वीकार करना होगा या आप इस बात को मानना पड़ेगा कि जो स्थानीय पॉलिटिकल राजनीतिक लोग हैं उनका प्रभाव एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस पर पड़ता है, क्योंकि उन पर दबाव रहता है इस चीज़ का। और वो कहीं न कहीं राजनीतिक तरीके से ही राजनीतिक या राजनीतिक व्यक्ति के वजह से ही अपनी फंक्शन को करती हैं, क्योंकि उनको भी बचकर चलना है या उनको भी सरवाइव करना है। एक आम आदमी का सर्वाइवल और एक पुलिस का सर्वाइवल अलग अलग तरीके का है। पुलिस को हज़ार तरह की जवाबदेही है और हज़ार तरह के इन्फ्लुएंसेस से होकर अपने आप को सरवाइव करना होता है, तो वो किसी न किसी इन्फ्लुएंस में आ ही जाएगी। इस देश की न्यायिक व्यवस्था में प्रमाण सबसे बड़ी चीज़ है, और प्रमाण के लिए जो साक्ष्य है, प्रमाण जो उसको एविडेंस कहते हैं। मेरा उर्दू उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं जो भी हिंदी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसका आप इंग्लिश में गूगल पर, इंग्लिश भी साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ, उसका गूगल में आप मीनिंग खोज लीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पुलिस का जो व्यक्तिगत स्ट्रक्चर है वो किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल लोगों से प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर हमारे भारत में मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस और कोलकाता की पुलिस। कोलकाता में एक समुदाय द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये इनको खुश करने के लिए कर रही है और इनसे इस पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये इनको खुश करने के लिए कर रही है और इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से प्रभावित है। कहीं न कहीं वो प्रभाव और वो बायसनेस हम देख पाते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। पुलिस अनबायस तभी रह सकती है जब राजनेता अनबायस हो।
अगर राजनेता बायस होगा तो पुलिस को भी मजबूरन कभी न कहीं बायस होना पड़ता है। इस बात को आपको समझना होगा। आप पुलिस से लड़कर अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। आपको पुलिस से नहीं लड़ना है, सिस्टम से आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप सिस्टम पे हमला करेंगे या सिस्टम को नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो आप देश के संविधान पर, देश की शांति पर हमला करने की कोशिश करेंगे और आपकी संख्या जितनी भी हो आपको दबा दिया जाएगा या आपको शांत कर दिया जाएगा। अगर आप हिंसा का सहारा ले रहे हैं, आपको हिंसा का सहारा नहीं लेना है, आपको संविधान का सहारा लेना है, लॉजिक्स का सहारा लेना है, या फिर कहें तो डिप्लोमेसी का सहारा लेना है, डिप्लोमेटिक होना है। और कुछ लोग अगर कहेंगे कि हम ऐसा ना करें या प्रदर्शन ना करें या हम आक्रोश ना दिखाएं तो हमारी मर्दानगी कम हो जाएगी। नहीं, मर्दानगी इस वक्त में इस तरह से मर्दानगी नहीं दिखाई जाती। इस वक्त की मर्दानगी अलग तरीके से है। इस वक्त में मर्दानगी डिप्लोमेसी या सिस्टमेटिक तरीके से चलकर ही की जा सकती है। आपको अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप देखिए भारत से कितने शिप गाजा गए, नहीं गए, या फिर इजिप्ट गए या लेबनान गए या फिर उसके आसपास के पड़ोसी देशों में जाकर वहाँ के डिप्लोमेट्स को मजबूर किया गया कि गाजा को कुछ एड पहुँचाया जा सके, या खुद आप कोई जहाज़ लेकर गए क्या? तो आपकी मर्दानगी कहाँ है? कहाँ पे मर्दानगी दिखा रहे हैं? जहाँ पे मर्दानगी दिखाना है वहाँ नहीं दिखा रहे हैं। और डिप्लोमेटिक तरीके से आपको मर्दानगी दिखाना है। आपको हथियार लेकर नहीं जाना है। ये वक्त हथियार का नहीं है, ये वक्त कलम का है। मुसलमानों को ये बात समझनी होगी कि ये वक्त कलम का है और आपको कलम के सहारे से ही कुछ चीज़ करना होगा। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ सकती हैं जहाँ पे बिना हाथ के, बिना हथियार के काम नहीं होगा। उस परिस्थिति को आपको समझना होगा, उस परिस्थिति की गंभीरता को समझना होगा। हमेशा वो चीज़ काम नहीं आएगी या हमेशा उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना होगा। हमेशा गर्म दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं होगा। अभी 90% डिप्लोमेसी है, 10% वॉर है या 10% हथियार का यूज़ है। मुसलमानों को ये चीज़ समझना होगा। मुसलमान जस्ट विपरीत चाहते हैं कि 90% हम तेवर से काम लेंगे और 10% हम डिप्लोमेसी। नहीं, ये वक्त 90% डिप्लोमेसी और 10% तेवर का है। आपको अपने बच्चों को समझाना है, ये नहीं कि नपुंसक बनाना, ये नपुंसकता नहीं है। अगर आपको पुंसकता देनी है या आपको अपने लिए अनबायस फैसले चाहिए तो अपने बच्चों को आर्मी में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में वकील बनाइए, जज बनाइए। अपने बच्चों को वहाँ डालिए, संवैधानिक बॉडी में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अपने बच्चों को या अपने लोगों को डालिए। अगर आपको लगता है कि किसी अन्य धर्मावलंबी या अन्य लोग आपके साथ सही व्यवहार या सही न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो अपने लोगों को डालिए, उनको संवैधानिक समझ दीजिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल की समझ दीजिए, उसमें उनका बॉडी बनाइए। फिर देखिए आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है। आप कुछ करते हैं, आप कुछ अच्छा करते हैं और आपको ही बुरा ठहरा दिया जाता है या आपको ही बुरा बना दिया जाता है। ये क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझना होगा।